आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं पूर्णांकों के योग से। हम देखते हैं कि जब हम दो पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांकों के योग से हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम ये देखते हैं कि दो पूर्णांक संख्याएं हम लेते हैं, कोई भी दो पूर्णांक हम लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि उनको जोड़ने के बाद पूर्णांक आता है या नहीं आता है। हमने शुरुआत की, जैसे हमने लिया नंबर, पहली संख्या हमने ले ली, एक ले ली हमने ऋण 2 और एक पूर्णांक हमने ले लिया धन 3। तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ के देखो, ऋण 2, ये धन गुणा धन धन होता है 3, और एक संख्या ऋण में है एक संख्या धन में है, जोड़ते हैं तो क्या आता है, घटाते, मतलब एक संख्या ऋण में है एक संख्या धन में है तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह होता है तो धन 1 आ गया। तो क्या आ गया, ये धन 1 क्या है, एक धन 1 एक पूर्णांक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगर हम जोड़ें 5 में, जोड़ें धन 5 में, जोड़ें, योग का मतलब है हम बीच में योग लगा रहे हैं दो पूर्णांकों के बीच में। ऋण 7 को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, धन 5। ऋण 7 का मतलब है, अगर हम संख्या रेखा के हिसाब से देखें, कक्षा 6 में आपने सीखा है, पहले हम 5 कदम आगे आए फिर 7 कदम पीछे गए, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 0 से 2 कदम पीछे, यानी कि ऋण 2 में पहुँच जाएंगे। हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, धन गुणा ऋण होता है, यानी कि ऋण दिशा में गए तो 7 कदम यहाँ गए तो क्या हो गया, ऋण 2। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो ऋण 2 क्या है, एक पूर्णांक है या नहीं है, ऋण 2 एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कई अन्य उदाहरण और ले सकते हैं, 3 4 5 उदाहरण आप और लीजिए और लेके देखिए क्या इन दोनों को जोड़ के पूर्णांक आता है या नहीं आता है। तो देखेंगे आप कि हमेशा क्या आता है, पूर्णांक आता है। तो हम इसको लिखते हैं, इसको निष्कर्ष के रूप में जब हम लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग सदैव या हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होता है, एक पूर्णांक प्राप्त होता है। ये हम कैसे कह रहे हैं, किस आधार पे हम कह रहे हैं, हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे, हमने अभी 2 उदाहरण लिए और आप इससे ज़्यादा उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि हमेशा पूर्णांक प्राप्त होता है। अगर हम इन दो पूर्णांकों को, यदि ये दो पूर्णांक हम ए और बी मान लें, ये दो पूर्णांक हमने ए और बी अगर मान लिए के लिए, हम जब इसका सामान्यीकरण करते हैं, नियम बनाते हैं, तो हम दो पूर्णांक हमने ए और बी ले लिए, तो ए और बी के लिए ए धन बी, इन दोनों का जो योगफल है भी एक पूर्णांक है या एक पूर्णांक होता है। जो हमने नियम ऊपर लिखा उसी को हमने इस प्रकार से कह दिया। अब हम देखते हैं पूर्णांकों का योग हमने देख लिया, अब हम देखते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन, घटाते हैं। पूर्णांकों का व्यवकलन क्या होता है, यानी कि घटाएंगे, दो पूर्णांकों को हम घटाएंगे और घटाने के बाद हम देखेंगे क्या दोनों का अंतर जो है पूर्णांक का आया या नहीं आया। पहला उदाहरण हम लेते हैं, हमने लिया, एक हमने ले लिया ऋण 2, एक हमने ले लिया धन 3। हमें क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, तो बीच में ऋण लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, ऋण 2 ऋण गुणा धन ऋण 3, ऋण 2 में ऋण 3 क्या होगा, दोनों ऋण में है तो जुड़ जाते हैं, चिन्ह आता है ऋण का, तो ऋण 2 और ऋण 3 हो जाएगा ऋण 5। तो ऋण 5 क्या है, पूर्णांक है या नहीं है, बिल्कुल पूर्णांक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, धन 5 घटाना है तो बीच में ऋण लगा देते हैं, ऋण 1 ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, देखो धन 5 ऋण गुणा ऋण हो जाता है धन 1, धन 5 और धन 1 धन 6, तो क्या हो गया, धन 6 भी क्या है, एक धन 6 भी एक पूर्णांक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने लिखा था दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है, इसी प्रकार हम लिख देंगे कि दो पूर्णांकों का व्यवकलन सदैव एक पूर्णांक होता है और दो पूर्णांक ए व बी के लिए ए ऋण बी भी एक पूर्णांक होगा हमेशा। तो अब हम अगला गुण देखेंगे क्रम विनिमय गुण, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं योग के लिए, फिर हम देखेंगे व्यवकलन के लिए। तो हम क्या करते हैं, दो पूर्णांक लेते हैं और उनके क्रम को देखते हैं। तो देखो पहला उदाहरण हमने लिया, ऋण 3 एक पूर्णांक है और धन 5 एक पूर्णांक है।
और फिर हम क्या करते हैं, पहले हमने ऋण 3 लिया और धन 5 लिया और हम इसके क्रम को बदल देते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं धन 5 और ऋण 3। अब हम देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हमने इसके क्रम को बदल दिया, क्या क्रम को बदलने के बाद इन दोनों का मान एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो गया ऋण 3, धन गुणा धन क्या है, धन की दिशा में ही हम जा रहे हैं 5, और यहाँ क्या हो जाएगा धन 5, धन गुणा ऋण, ऋण 3 हो गया। तो ऋण 3 धन 5, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में, घटाते हैं बड़े में से छोटे को, 5 में से 3 गया 2 और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। और यहाँ देखो वही चीज़ है, 5 में से 3 घटाया 2, चिन्ह आएगा धन 2। तो दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। ऐसे ही कुछ उदाहरण आप और लेके देखेंगे। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम इसको लिख देते हैं, अगर दो पूर्णांक हमने ए और बी ले लिए, तो ए धन बी बराबर क्या आ गया, बी धन ए। तो किन्हीं दो पूर्णांक ए और बी के लिए ये क्या है, ए धन बी बराबर बी धन ए है। हम जैसे हमने यहाँ लिखा था दो पूर्णांकों का व्यवकलन सदैव एक पूर्णांक होता है, उसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे दो पूर्णांकों के योग को, ठीक है, या योग जो होता है क्रम विनिमेयी होता है। दो पूर्णांकों के लिए योग जो होता है क्रम विनिमेयी होता है। अब हम देखते हैं क्रम विनिमेयता, देखते हैं व्यवकलन के लिए क्या होता है। हम दो पूर्णांक लेते हैं, हमने लिए दो पूर्णांक, एक हमने ले लिया ऋण 2, व्यवकलन है घटाना है, दूसरा हमने ले लिया माना धन 5। अब हम इनके क्रम को बदल के देखते हैं, यहाँ धन 5 में से घटा देंगे हम यहाँ ऋण 2 को। तो देखो क्या होता है, ऋण 2, ऋण गुणा धन होता है ऋण, और ऋण दोनों संख्याएं ऋण में है तो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, चिन्ह आता है ऋण का। ये आगे ऋण 7। यहाँ देखते हैं क्या होता है, धन 5 ऋण गुणा ऋण हो जाता है धन 2, धन 5 और धन 2 धन 7। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये ऋण 7 है, ये धन 7 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो पूर्णांक ए और बी के लिए व्यवकलन है, ए में से अगर हम बी को घटाएंगे तो इसका मान बी ऋण ए के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, क्या निष्कर्ष हम इससे निकालेंगे, इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो है व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेयता लागू नहीं होती है। व्यवकलन के अंतर्गत जो है पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमेयता लागू नहीं होती है। क्रम, ये लिख दिया हमने, ए ऋण बी बराबर बी ऋण ए के बराबर नहीं होगा। अब हम देखते हैं साहचर्य गुण। देखो साहचर्य गुण में क्या होता है, हम तीन पूर्णांक लेते हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं, एक हमने ले लिया ऋण 2। देखो व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेयता लागू नहीं थी, तो साहचर्य गुण के लिए हम योग में जांच करते हैं, जोड़ते हैं। ऋण 2 में हमने जोड़ दिया धन 1 और धन 1 में हमने जोड़ दिया ऋण 3। तीन पूर्णांकों को हम जोड़ के देखते हैं क्या आएगा। देखो ऋण 2, पहले हम 2 को जोड़ेंगे। देखो तीन संख्याओं को, अगर तीन पूर्णांकों को हमें जोड़ना है तो तीनों को हम एक साथ नहीं जोड़ेंगे, हम सीरियल क्या करते हैं, या तो हम ऋण 2 में पहले 1 जोड़ेंगे या ऋण 3 जोड़ेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें तीसरी संख्या को हम जोड़ते हैं। तो हमने ये ले लिया, माना हम ऋण 2 को ऋण 2 ही रहने देते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं पीछे वालों को। तो क्या हो जाएगा, धन गुणा धन, धन 1, धन गुणा ऋण, ऋण 3। ऋण 2, धन 1 और ऋण 3 कितना होगा, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में, घटाएंगे बड़े में से छोटे को, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो कितना हो गया, ऋण 2 हो गया। ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 कितना हो गया, दोनों संख्या ऋण में है तो जुड़ जाएंगी, उत्तर आ जाएगा ऋण 4। अब हम क्या करते हैं, इनके क्रम को बदल देते हैं, इनके क्रम को बदल देते हैं। पहले संख्याएं तो वही हैं, ऋण 2 पूर्णांक ऐसे ही रहेंगे, ऋण 2 धन धन 1 और धन ऋण 3 हो जाएगा। अभी हमने क्या किया था, पहले हमने धन 1 और ऋण 3 को जोड़ा था, अब हम क्या करते हैं, ऋण 2 और धन 1 को जोड़ते हैं। ऋण 2 और धन गुणा धन, धन 1 धन ऋण 3 को ऐसे रहने देंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 धन 1 कितना होता है, एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में, तो बड़ी संख्या घटाते हैं, बड़े में से छोटे को, 2 में से 1 गया 1, ऋण का ऋण हो गया, धन गुणा ऋण, ऋण 3, तो ऋण 3 और ऋण 1 ऋण 4। तो क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए। हमने क्या किया था, हमने पहले पीछे के 2 को जोड़ा था। अगर हम ए धन बी धन सी के रूप में देखें, और यहाँ भी ए धन बी धन सी हमने क्रम वही लिखा है, बस हमने जोड़ते समय क्या किया, हमने यहाँ पहले बी धन सी को जोड़ा और यहाँ हमने पहले ए धन बी को जोड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, एक ही उदाहरण हमने लिया, आप एक उदाहरण 2 उदाहरण और लेके जांच कर सकते हैं। तो ए धन बी धन सी बराबर ए धन बी धन सी होता है। इसको हम कहते हैं पूर्णांकों के लिए जो योग है, इसको हम कहते हैं पूर्णांकों के लिए योग सहचारी है। पूर्णांकों के लिए योग सहचारी है। अब हम देखते हैं गुण, अगला गुण जो है योजी तत्समक है। देखो पूर्णांकों के लिए क्या होता है, हम अध्ययन कर रहे हैं पूर्णांकों का, पहले भी हमने पूर्ण संख्याओं के लिए अध्ययन किया है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए 0 जो होता है योजी तत्समक होता है। हम जांच करते हैं क्या,
पूर्णांकों के लिए भी जीरो योजित तत्समक है या नहीं है। देखो हमने कोई पूर्णांक लिया, हमने पूर्णांक ले लिया ऋण 5। अब हम ऋण 5 में क्या करेंगे, जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऋण 5 धन 0 कितना हो जाएगा, जीरो का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कितना बचेगा ऋण 5। तो जीरो जोड़ने पर वही आया। एक उदाहरण और लिख लो, धन 2 में अगर जीरो जोड़ देंगे तो कितना आएगा उत्तर, धन 2 ही रहेगा। तो योज्य का मतलब है जोड़ना, तत्समक का मतलब है हमने एक ऐसी संख्या जोड़ी तो जोड़ने के बाद जो था वही मिल गया हमको। ऋण 5 था तो ऋण 5 ही मिल गया, धन 2 था धन 2 ही मिल गया। तो इसको बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर शून्य जो है, शून्य पूर्णांकों के लिए, शून्य पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। क्या है, योज्य तत्समक कहलाता है। तो जीरो जो है पूर्णांकों के लिए कहलाता है योज्य तत्समक। तो आज हमने क्या किया, हमने पढ़े आपके पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के गुण पढ़े। अब हम जो प्रश्नावली करेंगे इसके बाद कल हम शुरू करेंगे, वो जो आधारित होगी इन गुणों पर ही आधारित होगी।